नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, लेटेस्ट बुक है जो आज सुबह में ही आई है, तो हमने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करना तो बनता है। ये आपकी एडुटेरिया की जो वॉल्यूम 3 है पीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो आई है। इसके पहले वॉल्यूम 2 आई थी और आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और साथ ही साथ आपको जो इसमें 67वीं का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 8 मई 2022 को, उसका सॉल्व पेपर मिलता है और सीडीपीओ का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी सॉल्व पेपर मिलता है और जो भी अभी करंट अपडेटेड जो आपके टेस्ट सीरीज़ हैं वो इसमें आपको टोटल 12 मॉडल पेपर्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है ना, जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो जो सेट 1 है उसका हम लोग मास्टर वीडियो भी आज इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, तो आप इसमें देख सकते हो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो कि 8 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था कैंसिल, वो पेपर आपको इसमें मिलता है। सीडीपीओ का पेपर आपको जो 15 मई को हुआ था वो मिलता है और उसके बाद जो है इसमें टोटल 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें आपका 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 2 प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है आपको एक काइंड ऑफ सिलेबस मिलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस और क्या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है वो आपको इसमें मिलता है। लाइक इतिहास में आप देख सकते हो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत से 67वीं में जो है जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें 30 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं। और आधुनिक भारत का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए हम लोगों ने भी जो अपनी वीडियो बनाई थी कि आखिरी बचे हुए महीने में कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि आधुनिक पे ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना है। अलॉन्ग विद डैट हम लोगों को करंट अफेयर्स, साइंस एंड बिहार स्पेशल पे फोकस करना है। ठीक है ना, आप जैसे देख सकते हो भूगोल से 13 क्वेश्चंस आए थे, ये जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है देख सकते हो 30 क्वेश्चन आए थे आपको इतिहास से, 13 क्वेश्चन आए थे आपको भूगोल से, संविधान 12 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र 8 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 थे, बिहार राज्य विशेष से 24 और करंट अफेयर से 23, मतलब 23, 24, 30 और एक 30, मतलब आपका कट ऑफ तो इन्हीं चारों सब्जेक्ट्स में लगभग क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने भी जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि इन 4 सब्जेक्ट्स पे जो है प्रॉपर फोकस करना है। ठीक है आप अगर ये आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आराम से जो है ये देख सको। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे साथियों, इतिहास से जो है 67वीं जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन, भूगोल से 13 क्वेश्चन जिसमें आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब कंबाइंड था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से 12 क्वेश्चन और भारतीय अर्थशास्त्र से आपको 8 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, बिहार राज्य विशेष से 24 क्वेश्चन और समसामयिक जिसमें कि आपका बिहार करंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट आता है उसमें 23 क्वेश्चन एंड देन मैथमेटिक्स में आपके 10 क्वेश्चन। तो ये जो बुक है लेटेस्ट वॉल्यूम 3 आई है और इसका रिव्यू हम लोग अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप इसमें देख सकते हो कि कट ऑफ कितना कितना गया था वो इसमें दिया हुआ है। लाइक 66वीं में 108 गया था अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए, तो ये सारा चीज़ इसमें बेसिक जो नॉलेज है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। ये अब यहाँ से जो है आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट हम लोगों ने देखा था कि 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 2 प्रीवियस पेपर्स आपका बीपीएससी पीटी का और सीडीपीओ का आपको इसमें मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ करवाया जाए ताकि एक आपको मतलब सेट नंबर 1 का हम लोग चाह रहे थे कि एक मास्टर वीडियो के रूप में कंटेंट करा दिया जाए। ठीक है ना, तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सेट नंबर 1 है इसका, प्रीवियस पेपर्स को हम लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि प्रीवियस पेपर्स तो ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व कर ही रखा है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है। तो आप सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर होगा यशवंत सिन्हा। ठीक है ना, तो ये सारे जो करंट अफेयर्स है साथियों, ये हम लोग भी कॉन्टिन्यूसली अपने चैनल पे लाते हैं
और अभी हम लोग जो बिहार एक झलक की सीरीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट की है वो भी आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च किया है। ऑफलाइन हमारे पटना सेंटर पे, पटना यूनिवर्सिटी गेट के ठीक ऑपोजिट स्टूडेंट साथी, और ऑनलाइन तो हमारे जो भी साथी हैं जुड़े हुए उनको हम लोग टेस्ट सीरीज़ देते हैं अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो हमारा भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च है साथियों। और यहाँ पे जो है एड्यूटेरिया का जो टेस्ट है वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपका बोल रहा है कि इसमें 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किससे हराया? तो जयंत सिन्हा को हराया। और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को हराया है। और ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली आदिवासी नेता तथा दूसरी महिला है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन भी खूब पूछ रहा है आजकल। जैसा हम लोग हर वीडियोस में आपको बताते हैं कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस, मैचिंग वाले क्वेश्चंस लगातार आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों की सुमेलित करें, मतलब मैच द करेक्ट वाला ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि जो पहला है अनुच्छेद जो 53 है उसका होगा आपका अनुच्छेद 53 का होगा संघ की कार्यपालक शक्ति, और अनुच्छेद जो 54 है उसका होगा राष्ट्रपति का चुनाव। मतलब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ अच्छे से। हाँ, ये मैचिंग वाला हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद जो 53 है वो जो असल है संघ की कार्यपालक शक्ति, उससे रिलेट करता है। अनुच्छेद जो 54 आपको दिख रहा है बोर्ड पे वह संघ वो होता है आपका राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ठीक है ना, मोडस ऑपरेंडी ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। उसके बाद अनुच्छेद जो 61 है वह राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, और अनुच्छेद जो 72 वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। उसके बाद आइए भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके विचार में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपको बोल रहा है। लाइक आपका क्वेश्चन जो है इसका भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइक आपका अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, या अनुच्छेद 71 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जाँच है। ठीक है ना, तो इसका आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का बी, मतलब जो 2, 3 और 4 है वो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही विचार है। मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 जो है ये करेक्ट विचार है राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये भी हम लोगों ने अपने करंट वाले सीरीज़ में देखा था कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी थे नीरज चोपड़ा, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो रजत पदक उन्होंने जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। ठीक है, इसीलिए चर्चा में भी थे। अभी रिसेंटली हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, उनमें से शामिल कौन नहीं है? तो ये रामसर साइट्स वाला भी हम लोगों ने अभी देखा था कि 5 रामसर साइट्स को जो है इस बार जगह मिली है। रामसर साइट्स क्या होते हैं? तो ईरान के शहर में ईरान के एक शहर का नाम है रामसर, जहाँ पे जो है भूमि के अधिग्रहण और उसको बचाव हेतु ये कराया गया, जिसके थ्रू जो है आर्द्र भूमि डाले जाते हैं रामसर की सूची में, ताकि उनका जो है रख रखाव अच्छे से हो सके। तो अभी जो है इंडिया से जो भी रामसर साइट्स आए हैं आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि कड़ी किली पक्षी अभयारण्य शामिल है या नहीं पूछ रहा है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट शामिल है या नहीं पूछ रहा है, शांख्य सागर आर्द्र भूमि शामिल है या नहीं ये पूछ रहा है, पाला आर्द्र भूमि शामिल है या पूछ रहा है, या इनमें से एक से अधिक। तो ये चारों जो हैं आपके ये चारों आपके जो भी रामसर साइट्स अभी रिसेंटली जो सूची लॉन्च हुई है रामसर की, उसमें ये चारों अपना प्लेस होल्ड करते हैं। और ये चारों, एक इसमें से आपका जो है जो आपके ऑप्शन में नहीं है, आपका पिचवड़म मैंग्रोव जो तमिलनाडु में है। 5 टोटल रामसर साइट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कड़ीकली पक्षी अभयारण्य, तो ये आपका तमिलनाडु में है।
पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद सांख्य सागर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्र भूमि जो है वो आपका मिजोरम में है। एंड आपका पिचवड़म मैंग्रोव, एक जो आपका मिसिंग है यहाँ पे, वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये एक जो मिसिंग था आपका वो था सांख्य पाला आर्द्र भूमि, ठीक है, तो वो आपका मिसिंग था इसमें। तो पाला आर्द्र भूमि कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, तो पाला आर्द्र भूमि जो है वो मिजोरम में बिलोंग करता है, ठीक है ना। आइए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करते चलेंगे फटाफट। और अगर आपको इसका कंप्लीट मास्टर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो कि हाँ हमें इस पूरे कंप्लीट बुक का जो टोटल 12 सेट्स है उस कंप्लीट बुक का आपको मास्टर वीडियो चाहिए, देन वी विल अपलोड इट ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है ना। हम लोग पर डे एक एक वीडियो इसका कंप्लीट सीरीज भी लाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें, ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया। ये हम लोगों ने अपने सीरीज में भी देखा था, करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, कि अभी जो है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज जो है उसको तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में शामिल किया गया। और इसके पहले जो है PXIL और PTC PXIL जो है वो शामिल था। तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज विल बी द करेक्ट आंसर इसका। ये अभी रिसेंटली जो है इसको इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2023 तक जो ये रिपोर्ट है वो बताती है कि 2023 तक जो है इंडिया विल लीड चाइना, मतलब चाइना से भी आगे निकल जाएगा पॉपुलेशन के टर्म्स में। आप डेवलपमेंट के लिए मत सोचिएगा, पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आइए आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ था, 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में हुआ था, आसियान 2022 कंबोडिया में हुआ था, या WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में हुआ था, कि इनमें से अधिक जो है वो सही है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिलेगा। तो इसमें जो है सारे आपके सही सुमेलित है। 48वां जो G7 हुआ था वो जर्मनी में, 17वां G20 जो था वो बाली में हुआ था, आसियान 2020 जो था वो कंबोडिया में हुआ था, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है जिनेवा में भी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। तो कभी कभी जो है ई को हम लोग स्किप कर देते हैं, बट अक्सर ये देखा जाता है कि ई जो है वो डिस्गाइज करने के लिए एक्चुअली आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो आपको कभी कभी लगे कि हाँ अगर सब है तो आपको ऑप्शंस को भी सही से कभी कभी पढ़ना होता है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रहा है कि 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया। तो ये भी हम लोगों ने अपने करंट वाले सेशन में देखा था कि बनारस को जो है वाराणसी को जो है चुना गया है पर्यटन राजधानी के रूप में, ठीक है। जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक राजनीतिक समझौता है। तो जो जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है वो इजराइल और यूएसए के बीच का समझौता है, जिसमें अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता किया गया, जिसमें जेरूसलम डिक्लेरेशन कहा गया है। इस घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीनों संबंध का भी जिक्र है, मतलब रिलेशंस का भी जिक्र है उसमें। विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है, ठीक है। तो महिला और पुरुष जो एकल खिताब था उसमें एलेना रयबकीना और नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क का। देखो हम लोग जो भी अपडेट, जो भी हम लोग क्वेश्चंस ला रहे हैं वो आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था वो करंट में लगभग इस जो टेस्ट सीरीज में डाला गया है वो पूरा क्वेश्चंस हम लोगों ने जो ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिया। आप जाके प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो हमारा लाइव सेशन वाला। तो जो हाल ही में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और ये क्यों चर्चा में था, तो ये जो है 20 लाल पांडा, मतलब लाल पांडा जो होते हैं जो कंप्लीटली अभी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको इसने
छोड़ने का निर्णय लिया है, सिंगलीला नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में। तो चर्चा में क्यों है? तो 20 लाल पांडा को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया गया है इस नेशनल पार्क के द्वारा। वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है इसका सम्मेलन जो है वो बॉन में किया जाएगा, जो कि जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में है। मान लो बॉन अगर ऑप्शन में ना आए, अगर कंट्री आए कि वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाने वाला है, तो जर्मनी होगा। और किस जगह अगर क्वेश्चन आता है तो वो बॉन में किया जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में कौन जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर होता कि जो मनोनीत नहीं है उनका नाम है, क्वेश्चन पे हम लोग फिर से आते हैं। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? अगर देखने में प्रॉब्लम होगा तो इसको और क्वेश्चंस को बड़ा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी किया गया। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने जो है कोविड-19 के प्रबंधन यानी कि कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है। और भारत सरकार के जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने ये जारी किया गया है, उसके द्वारा ये जारी किया गया। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। अब आपका साइंस के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जो फ्यूज का सिद्धांत है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो यहाँ पे अब आपको साइंस के क्वेश्चंस दिखने लगे होंगे। उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैचिंग के क्वेश्चन है। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबो जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका आपका ये सारा आपका फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। अगर किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबो जाता, किसी लिक्विड में डुबो जाता तो उसके फोकस में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। प्रकाश तरंगों के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी कि जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा वेग और तरंग धैर्य जो है वो उसके वेरिएबल्स है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो ये आपका फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड का क्वेश्चन है। तो ये 160 डिग्री सेल्सियस पे दुगना होता है। तो क्वेश्चंस का आप लेवल देख सकते हो यहाँ पे। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो कि वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, या वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश न्यूनतम रहा हो, या प्रकाश द्वारा एक माह से चली गई दूरी, या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका आपका जो है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रकाश वर्ष एक डिस्टेंस मीजरिंग एलिमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर होता है उसके थ्रू हम लोग डिस्टेंसेस मीजर करते हैं। तो इसमें आपको कोई भी वो ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा कि यह वर्ष। तो उसके बाद आइए, तो इन्हीं सारे वेरिएबल्स के थ्रू जो है प्रकाश वर्ष को मीजर किया जाता है। और ये प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में या ये एक माह नहीं, तय की गई दूरी जो कि 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल और सेकंड होते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746। तो ये सारा आपका जो है साइंस के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी एक एक क्वेश्चंस को देख सकते हो। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है वो बैकुरेल ने किया, और ये फ्रांस के फेमस फिजिसिस्ट थे। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुलर ने किया और ये फ्रांस के फेमस फिजिसिस्ट थे। परमाणु में कथों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व नहीं? तो आपके साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको साइंस के सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे भी सारे साइंस के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आराम से वीडियो को पॉज करके भी एक एक क्वेश्चंस को देख सकते हो। लाइक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। सारे जो भी 12 मॉडल सेट है ना, वो सारा आपका जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में है, और साथ ही साथ जो भी 12 मॉडल सेट है वो फुल लेंथ फॉर्मेट में, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के साथ वो टेस्ट सीरीज डिजाइंड है, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बेकिंग सोडा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। कौन सा विटामिन ई संबंधित रासायनिक पदार्थ है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी क्या है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, साइंस के आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको इसमें दिख रहे होंगे। किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। अब यहाँ से जो है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि इसमें प्रॉपर अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में जिसको हम लोग कहते हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आप लोगों ने देखा। और उसके बाद जो है यहाँ से आपका हिस्ट्री वाला टॉपिक शुरू होता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होता है। तो किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। तो पेशवा जो है वो आपके संगोला के संधि के संगोला का संधि हुआ था, उसके बाद जो है मराठा संगठन के वास्तविक नेता पेशवा बनाए गए थे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, आगे के क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट वाले आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। कम्युनिटी तथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी। कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी, ये क्वेश्चन है। तो ये बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी, और ये कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे, मतलब जिनको बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था। तो कम्युनिटी प्रथा जो थी वो उसी चीज़ से रिलेट करती थी कि अगर आपने किसी सेठ साहूकार से अगर आपने कर्ज लिया, तो अगर आप उस कर्ज के किस्त को या उसके इंटरेस्ट को आप नहीं चुका पा रहे हो, या कर्ज के मूल अमाउंट को भी आप नहीं चुका पा रहे हो, तो आपको उनके खेत में जो है ताउम्र आपको खेती करनी पड़ती थी, तो उसको बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था। असबाब ए बगावत ए हिंद का नाम, पुस्तक का संबंध किस चीज़ से है। उसके बाद 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें गोविंद वल्लभ पंत ने जो है भारत के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और आचार्य जी जे बी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उनका समर्थन किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल रहा है अभी तक। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 1872 में जो है अंग्रेजों के शासन के दौरान 1872 में अंग्रेजों के समय भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई, जबकि लॉर्ड रिपन के समय 1821 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ करवा दी गई थी। मतलब पहले कब हुआ था, तो पहले हुआ था आपका 1872 ईस्वी में, और 1881 ईस्वी से जो है वो कंटिन्यू हो गया था। जो हम लोग देखते हैं कि एक एक दशक के बाद जो है जनगणना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय ने कहा था। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय लाला लाजपत राय ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय लाला लाजपत राय ने, जो कि एक गणमपंथी विचारधारा के थे,
मतलब दो विभाजित थे, दो लोगों का गुट था उस समय आज़ादी की लड़ाई हेतु, जिसमें कि काफ़ी क्रांतिकारी लोग भी जुड़े थे। और उसमें जो है दो दल थे, नरम दल और गरम दल। तो लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के माने जाते थे और गरमपंथी विचारधारा के माने जाते थे। तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। मतलब जो भी क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, जो भी रिवॉल्यूशंस होते हैं, वो एक सामाजिक सच्चाइयाँ हैं। ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था और इनके बिना जो सोशल डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट कांट बी पॉसिबल विदाउट एनी काइंड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है ना, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1986, 1 दिसंबर 1986 को इसका स्थापना हुआ था। 1 दिसंबर 1886 को इसका स्थापना हुआ था। 1 दिसंबर 1866 को इसका स्थापना हुआ था। और इसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने 24 मार्च 1865 ईस्वी में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इस संस्था का उद्देश्य भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटेन की जनता का मत प्रभावित करना था। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई? तो ये जो है इनमें से अधिक, मतलब लाहौर, मुर्शिदाबाद, दिल्ली, शिमला, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है ना ही लाहौर में हुआ था, ना ही मुर्शिदाबाद, ना ही दिल्ली, ना ही शिमला। तो मैंने जैसा बोला था कि कभी कभी ऑप्शन डी जो है डिस्गाइज करने के लिए दिया जाता। तो दरअसल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। ढाका जो कि अभी बांग्लादेश में है, नाउ इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना का स्थान था। ठीक है ना, 1906 में वो था। उसके बाद आइए, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अवध किसान की जो है बाबा रामचंद्र ने सन 1920 ईस्वी में जो है अवध किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है ना, और उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, मतलब कौन सा जो मैचिंग है वो सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। देख लो स्टेटमेंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। इस साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। क्या सही सुमेलित नहीं है? क्या ये सही है? या प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मतलब थर्ड, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे उनको इशू होगा कहीं कहीं पे। तो जो टॉपिक, जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी उसको बताया जाए। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन मतलब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। तो ये जो है चारों घटनाक्रम जो है, इतिहास के पन्नों के चारों घटनाक्रम जो हैं सही सुमेलित है। मतलब साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, करेक्ट। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 में, करेक्ट। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में था, करेक्ट। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक यानी कि संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो अखबार था उसके संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इस पेपर के जो है सच्चिदानंद सिन्हा इस पेपर के संपादक थे। आगे आते हैं हम लोग। आगे जो है निम्नलिखित में से अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही एक सही है, मतलब इनमें से कौन सा सही है। तो ये आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। लाइक भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री है ये। तो इसको मतलब कंप्लीटली पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें आपसे बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, क्या ये करेक्ट है, या भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये सही है, या जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, ये सही है, या इनमें से सभी, या वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है साथियों, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वर्ष 1946 में, ये जो ऑप्शन डी है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो ये करेक्ट आंसर होगा। देसी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन जो है 1927 में हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी। मतलब जो वकील थे जो इस पूरे मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो भूलाभाई देसाई जी उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र से सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। तो ये जो है संयुक्त प्रांत से ज़्यादा हुए थे, ठीक है ना। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल में भी आ सकता है या आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड अल्बर्ट गेट, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के चंपारण आंदोलन के समय, जिसने आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। चंपारण आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेय शास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था। तो ये जो है सरदार नित्यानंद के नेतृत्व में दिया जाता था। यूथ्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग नेपाल में दी जाती थी। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एपीआई का गठन किस वर्ष किया गया। पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। अब यहाँ पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री दिख रहा होगा। हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। आपको मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। दिल्ली सल्तनत, आप क्वेश्चंस आराम से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आपका एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो जाता है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निगृंथ कहा जाता था। तो किसके अनुयायियों को कहा जाता था। ये सारा जो है क्वेश्चन नंबर 94 जो है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्श्वनाथ, ठीक है ना। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को जो है निगृंथ कहा जाता था। अब उसके बाद आप देख सकते हो मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। तो टकसाल का अध्यक्ष जो है लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, ठीक है ना। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। आपको यहाँ पे अब एंशिएंट के क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे कि त्रिपिटक के तीसरे पिटक यानी कि जिसको अधिम धम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। भारत में पाई जाने, अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चंस जो है शुरू होता है। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो है ये सारे स्टेटमेंट जो है ये सही है। उसके बाद आपको बांध परियोजना, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य, मतलब स्टैटिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको इसमें दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। तो ये कंप्लीट था साथियों, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट बुक का सिलेबस देखा, बुक का कंप्लीट रिव्यू किया हम लोगों ने। उसके बाद बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम लोगों ने देखा कि इसमें आपके री एग्ज़ाम जो पेपर कैंसिल हो गया था उसका कंप्लीट सॉल्व पेपर है। अलॉन्ग विद डैट CDPO का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट आपको इसमें सॉल्व पेपर मिलता है। और साथ ही साथ 12 मॉडल प्रैक्टिस फुल एंड टेस्ट आपको मिलते हैं, और जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 1 कंप्लीट किया। मतलब कंप्लीट मास्टर वीडियो के टर्म में हम लोगों ने इस बुक का सेट नंबर 1 भी देख लिया। तो ये था हमारे एंड से एक एफर्ट, जो बुक आई है लेटेस्ट, इसका हम लोगों ने सोचा आपके साथ रिव्यू किया जाए और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को शेयर किया जाए। आपका
रिवीजन करवा दिया जाए और इस बुक में क्या क्या है वो आपको बताया जाए। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।